सिंधी कहानी बदनाम बस्ती। लेखक आनंद टहलरामाणी। अनुवाद देवी नागरानी। झोपड़ी के बाहर खिड़की पर बैठी रेशमा बीड़ी पी रही है। सूर्य की पहली किरण उसके सांवले चेहरे को चमका रही है। उसकी आंखें कुछ रोशनी के कारण, कुछ बीड़ी के धुएं की वजह से लाल हुई है। उसकी पेशानी पर सिलवटें जाहिर कर रही हैं कि वह कुछ गहरा सोच रही है। मायूसी उसके चेहरे से नुमायां हो रही है। बीड़ी के आखिरी टुकड़े से 2-3 फूंक और मारते हुए बीड़ी फेंकी और वह उठ खड़ी हुई। वह खड़ी चारों ओर देख रही थी। बस्ती की और झोपड़ियां कुछ नीचे, कुछ थोड़ी दूर, चारों तरफ फैली हुई है। आगे शाही रास्ता है जहाँ सुबह की चहल पहल शुरू हो गई है। पीछे शानदार बंगले हैं जिनमें अभी तक कोई हलचल नहीं है। ये गोपालपुरी शहर है। शहर के सुंदर चेहरे पर बदनाम दागों में से एक बड़ा दाग। ये बदनाम बस्ती के नाम से ज़्यादा मशहूर है। बदनाम इसलिए है कि कहते हैं सभी बुराइयां यहाँ जन्म लेती हैं और बुरे काम इस बस्ती का सरमाया है। गंदगी, कचरे और मैल का घर है ये बस्ती। फैलती बीमारियों की जड़ यह बस्ती है। फिर भी इस बस्ती में इंसान रहते हैं, अगर उन्हें इंसान कहना वाजिब है तो। जो कीड़े मकोड़े की मानिंद बढ़ रहे हैं और झोपड़ियाँ भी मकड़ियों के जाल की तरह फैल रही हैं। रेशमा भी इस गंदगी का कीड़ा है, इस बस्ती का एक हिस्सा है। यहीं पर उसका जन्म हुआ और पलकर बड़ी हुई। उसकी माँ के बारे में सभी यहाँ के लोग जानते हैं। उसे देखा है, वो भी इसी बस्ती की रहवासी थी। कालू रेशमा का भाई कहलवाता है। कहते हैं कालू के बाप का एक रात दारू के लिए पैसे ना मिलने के कारण रेशमा की माँ के साथ झगड़ा हो गया। दूसरे दिन सुबह से वह गायब रहा, पर किसी ने भी उसे तलाशने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ ऐसा होता रहता है। कभी कोई आदमी, पति कहना इतना लाजमी नहीं है, औरत से झगड़ा करे, कभी नशे में उसे मारकर चला जाए तो अक्सर 2-3 दिन के बाद लौट आता है, औरत से माफ़ी मांगता है और अच्छे चाल चलन की कसम खाकर जमानत देता है। बस समझो कि औरत मर्द के बीच में कुछ अरसे के लिए सुलह हो गई। किन हालातों में मर्द 2-3 महीने लापता हो जाता है और फिर अचानक एक दिन लौटकर जाहिर होता है और औरत पर मर्द होने का दावा करता है, लेकिन अपनी जगह पर किसी और मर्द को देखकर कोहराम मचाता है। बस्ती के 4 भले बुरे आदमी इकट्ठे होकर उस पर लानत उछालते हैं, छी ऐसा वैसा। तुमने जब औरत को पालने की हिम्मत नहीं है तो फिर तुम्हें मर्द कहलाने का कोई हक नहीं है। और बेचारा बड़ों की लानत सुनकर मुंह छिपाता हुआ किसी और बस्ती में जा बसता है। औरत मर्द के संबंध से पैदा हुआ बालक उनके बीच की खींचतान से बेखबर फुटपाथ पर या बस्ती में पलकर बड़ा होता है। माँ की जानकारी तो उसे अक्सर होती है, पर बाप की नहीं। कालू का बाप फिर वापस नहीं लौटा। उसकी जगह भरते हुए किसी को नहीं देखा गया। रेशमा की माँ पिछले 2-4 बंगलों में मेहनत मजदूरी करके पेट पालती रही। कालू बड़ा हो गया, बस्ती में और लड़कों की तरह भटकता और खाता पीता था। और एक दिन ये खबर मिली कि रेशमा की माँ को बेटी पैदा हुई है। कुछ कहा सुना नहीं हुआ। जिसने बच्चे को देखा कहा वाह भाई वाह, इसका रंग नैन नक्श तो झोपड़ी में रहने वालों जैसा नहीं लगता। किसी ने कहा लड़की तो नहीं, जैसे कोई सुंदर गुड़िया है। किसी ने जवाब दिया नर्म और मुलायम ऐसी है जैसे रेशम। ये तो पालनों में पलने के लिए पैदा हुई है। रेशमा पालनों में तो नहीं पली,
पर इस बस्ती की सख्त पथरीली ज़मीन पर लेटी, कभी फुटपाथ की पथरीली चादर पर सोकर बड़ी हुई। माँ के साथ मेहनत और मजदूरी करके उसका शरीर पुष्ट और हड्डियाँ लोहे की तरह सख्त हुई हैं। रेशमा आज जवान है, उसके अंग अंग से अलहड़ जवानी झलक रही थी, जिसकी संभाल करने के लिए माँ का साथ था। पर पिछले वर्ष वह भी रेशमा को अकेला छोड़कर परलोक पधार गई। अकेली रेशमा को अपनी जवानी की रक्षा करने के लिए कभी कभी चंडी माता का रूप अख्तियार करना पड़ता था। इस बस्ती में कोई मय्यार न थी। जो चीज़ खुले बाजार में नहीं मिलती वो यहाँ मिल जाती। स्त्री की इज्जत और असमत भी और चीज़ों की तरह यहाँ बिकती है। यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, दीन और ईमान भी बिकता है। सांझ होते ही इस बस्ती के रंग ढंग बदल जाते हैं, इसलिए ये बस्ती बदनाम है। रेशमा ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। बस्ती अभी नींद में थी। झोपड़ियों के बाहर जीवित इंसान सोए थे, पर वहाँ अभी कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ रही थी। नीचे झोपड़ी के बाजू में स्त्री सुअर लेटी हुई थी और 7-8 बच्चे उससे लिपट रहे थे और बारी बारी दूध पीने की कोशिश कर रहे थे। खिड़की से थोड़ा नीचे रेशमा ने देखा कि उसका भाई कालू टूटी हुई खाट पर लेटा था। एक कुत्ता वहाँ से गुजरा। खाट के नज़दीक जाकर एक टांग उसने ऊपर की ही थी कि रेशमा ने उसे दुत्कारा और पास में पड़ा हुआ पत्थर उठाकर फेंका। कुत्ता की करता भाग गया। रेशमा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वो चंपा थी, जवान और गठीली, उम्र में उससे कुछ छोटी। क्यों मुर्दार, आज सवेरे ही उठकर आ गई हो? रात कोई ग्राहक नहीं मिला क्या? भाड़ में जाए ग्राहक, कहते उसने बीड़ी से एक लंबा कस लिया और धुआं नथुरल छोड़ते हुए पास में रखे पत्थर पर बैठ गई। रेशमा ने भी उसके साथ साथ बैठते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ है? उस दिन वाली वारदात ने तो नींद ही हराम कर दी है रेशमा। उसने रेशमा की ओर देखा और आंखें उठाकर एक सरसरी निगाह मुर्दा बस्ती पर डाली। सोचती हूँ, हमें जिंदा रहने का हक नहीं है क्या? इतनी छोटी और इतना बड़ा क्यों सोचती हो? देखती नहीं हो जी रहे हैं। मजाक में मत उड़ाओ रेशमा, चंपा ने गंभीर आवाज़ में कहा। उसने बुझी हुई बीड़ी का टुकड़ा फेंक दिया। इतनी जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी मुर्दार सुख से सोने नहीं देते। आखिर क्यों? क्योंकि हम जुल्म सहने के आदी हो गए। हमें जोर और ज़बरदस्ती का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे पाते। सच कह रही हो रेशमा, उस दिन तो तूने ज़रूरत दिखाई, उसने थानेदार और कर्मचारियों के हौसले पस्त कर दिए। तेरी गर्जना और ललकार ने औरों को भी हिम्मत पैदा की और सब निकल बाहर आकर खड़े हुए। नहीं तो आज यहाँ झोपड़ियों के बजाय मैदान दिखाई देता होता। रेशमा की नज़र झोपड़ियों से थिरकती रास्ते तक पहुँची। ये एहसास कि उनकी ये झुग्गियाँ, पुरानी अटारियाँ भरभरा कर ज़मीन पर धरी रह जाएंगी। चारों तरफ रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लकड़ों के, पुट्ठों के, घास के, गुनियों के और मिट्टी के ढेर। औरतें और बच्चे, जवान और बूढ़े अपने टूटे फूटे सामान के पास कड़ी धूप में पड़े दिखाई देंगे। किसी शजर की छाँव में कुछ गोबर के थेपले सुलगते नजर आएंगे। आधे नंगे बच्चे इन सब हकीकतों से अनजान अपने ही हुए फूटे हुए नसीब के ढेरों पर खेलते और दौड़ते रहेंगे और एक ठंडी आह उनकी सांसों ने बाहर छोड़ी। एक बात कहूँ चंपा, दिल में ना करना। बोलो दीदी। ये जिस्म का सौदा छोड़कर इज्जत और आबरू की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश क्यों नहीं करती? चंपा भड़क उठी। इज्जत? किसकी इज्जत? कौन सी इज्जत, कौन सी आबरू? ये इज्जत तो उन ऊंची इमारतों में रहने वालों की पूंजी है। हम फुटपाथ पर जन्म लेने वालों और झोपड़ियों में पलने वालों के पास ऐसी अनमोल वस्तु है कहाँ? हम में इस इज्जत जैसी चीज़ की हिफाजत करने के लिए ताकत कहाँ है, हौसला कहाँ है? तुम भूल रही हो चंपा, हर नारी की शोभा और श्रृंगार उसकी इज्जत और असमत है, फिर चाहे वो औरत गरीब हो चाहे धनवान। ये सब कहने की बातें हैं दीदी। जैसे आँख खुलती है तो खुद को फुटपाथ पर पाते हैं
फटे पुराने कपड़ों से नंगे शरीर को ढकते, भूखे पेट के साथ पल कर बड़े होते हैं। अभी जवानी में हम कदम रखते ही नहीं है तो कामी कुत्तों और हवस के भूखे दरिंदों की शिकार होती है। कहो रेशमा, इस पापी पेट के बारे में सोचे या इज्जत की रक्षा करे? क्या मैं ये सब नहीं जानती? नारी बराबर नाजुक और अबला है, पर उसमें शेरनी की ताकत भी छुपी हुई है चंपा। काश सब तुम जैसी शेरनियाँ पैदा हो। भरोसा रखो, तुम भी वही हो सकती हो चंपा। ये सब फजूल की बातें हैं। और वह उठ खड़ी हुई, बीड़ी सुलगाई, धुआं हवा में छोड़ते हुए कहा, भला क्या रखा है इस शरीर में? अगर रात को गंदा मैला होता है तो सुबह उसे साफ करेंगे, क्या गुनाह है? पाप क्या जिस्म को चिपक जाता है? और चंपा हंसने लगी। पूरी नारी जाति बदनाम होती है चंपा। वैसे तो यह पूरी बस्ती बदनाम है। जो कुछ हम करते हैं वो गुनाह है, पाप है। पर अगर यही काम अटारियों वाले करें तो ये उनका मन बहलाव कहलाता है। ये इज्जत और शान उनकी धरोहर है। हमारे वर्षे में सिर्फ बदनामी है। तू समझ नहीं पाएगी चंपा, और मैं समझना भी नहीं चाहती। और वो हंसने लगी थी। थोड़ा दूर जाकर लौट आती। एक बात तुमसे कहना भूल गई। बोलो, क्या है? तुम्हारे पास जो नारी जाति की दौलत है उस पर कितने ही हफ्से शिकारियों की नज़र है। तुम्हारी दौलत लूटने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और कालू भी उसमें शरीक है। जरा सावधान रहना। रेशमा की भौहें तन गई, हाथों की उंगलियां खुद ब खुद मुट्ठी में बंधती गई। उस वक्त कुत्ते की गुर्राहट की जोरदार आवाज़ आई। सामने रास्ते पर से तेज रफ्तार में आने वाली कार ने कुत्ते को कुचल डाला। उसकी कराहती चीख फजा में फैलकर जल्द ही सर्द हो गई। आज बस्ती में ज़िंदगी लौट आई है। आज की शाम की रंगीनी कुछ और भी ज़्यादा है। कारण साफ है। कालू के 3 साथियों गंगू, काशीनाथ और अहमद पुलिस की जमानत पर आज़ाद किया गया है। ये जश्न उसी खुशी में है। कुछ दिनों से बस्ती में जो मायूसी और उदासी छाई हुई है वो अचानक खुशी में बदल गई है। कालू और उसके 3 साथी बस्ती के सिरमौर हैं। इनकी मौजूदगी में किसी गैर को बस्ती में पांव धरने की हिम्मत नहीं होती। सरकारी दफ्तर में उनका नाम दर्ज है। जेल भेजे जाने की धमकी उन पर कोई असर नहीं करती। वे उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। उनके लौटने से उनके धंधे में काफ़ी इजाफा आ गया है। बस्ती की झोपड़ियों के पीछे अंधेरे में अनेक सरगर्मियां जारी हैं। सामने रास्ते पर मोटर और गाड़ियों का रुकना बढ़ गया। रास्ते की बत्तियों से कुछ दूर वे रुकती हैं। धीमी आवाज़ में फुसफुसाहट होती है, कुछ लेन देन होती है और गाड़ी फिर स्टार्ट होकर रास्ते पर जाती दलदल में गायब हो जाती है। धीरे धीरे रात की शान बढ़ती है। ट्रैफिक का जोर कम होता है। महफिल का दौर बस्ती की एक तरफ पूरे जोर पर है। मन बहलाव के हर रंग से महफिल गर्म है। बस्ती के पीछे बंगलों की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी। अंधकार गहरा था। महफिल के शोर के सिवा बस्तियां खामोशी के आलम में थी। रेशमा अपनी झोपड़ी में है जिसका दरवाज़ा बंद है। अंदर से हल्की रोशनी का प्रकाश झोपड़ी के सुराखों से बाहर झांक रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रेशमा दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर वह चीखने को थी कि उस शख्स ने फुर्ती से उसका मुंह हाथ से बंद करते हुए तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर दिया। रेशमा खुद को आज़ाद कराने के लिए छटपटाती है, पर उस पुरुष की मजबूत गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराने में असफल रही और वो जाल में फंसी मकड़ी की तरह तड़पती रही। पुरुष ने घसीट कर उसे कोने में पड़ी खाट पर डाला, झटके से उसकी चोली फाड़ी, लेकिन दूसरे ही पल उसकी चीख हवा में फैलती गई। रेशमा के मुंह पर रखा हाथ हट जाता है और उसमें से खून रेला बनकर बाहर निकला। दूसरे हाथ से उसने एक जोरदार थप्पड़ रेशमा के चेहरे पर दे मारा, जिससे वह पलटी खाकर दूर जा गिरी। साली, हरामजादी, आज तेरा गुरूर चकनाचूर करके छोड़ूंगा, देखूं कौन तुझे बचाता है। और वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ा। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। और उसके हाथ में पकड़ा धारदार चाकू हल्के प्रकाश में चमक उठा।
हवा के झोंके की वजह जलता दीपक बुझ गया। झोपड़ी अंधेरे से नहा उठी। भीतर गालियों की बौछार जारी थी। झटकों की वजह से झोपड़ी हिल रही थी, डर से फड़क रही थी। एक जोरदार भूकंप की तरह धरती कांपने लगी थी। एक तेज चीख झोपड़ी के झरोखों से निकलकर हवा में गूंजती हुई महफिल की रौनक में समा गई। रंग में भंग पड़ जाते ही भीड़ झोपड़ी की तरफ बढ़ती है। अचानक जोर से दरवाज़ा खुलता है। वर्दी पहना हुआ शख्स एक गट्ठर की तरह बाहर की ओर लुढ़क आता है और ढलान से नीचे की ओर लुढ़कता जाता है। उसके पीछे उसकी चप्पल उस पर गिरती है। खुले दरवाजे के पास रेशमा एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में जलती बत्ती पकड़े खड़ी है। खुले हुए बाल, फटे कपड़े, आंखों से आग बरसती, जैसे साक्षात काली माता खड़ी हुई हो। बदमाश, साला हरामखोर, सुअर की औलाद, अगर फिर किसी औरत की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो इस बत्ती से मुंह का दूसरा बाजू भी जला दूंगी। लोगों का शोर झोपड़ी की ओर बढ़ता आ रहा है। वो शख्स तेजी से उठता है, जूता संभालता है, कराता लंगड़ाता हुआ भाग निकलता है। एक परछाई झोपड़ी के पीछे से निकलकर उसके पीछे गायब हो जाती है। थू, कुत्ते की औलाद। और जोर से दरवाज़ा बंद हो जाता है।